रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान। IMF की कड़ी शराइत और उसके नतीजे में मुल्क में बर्पा शुरू हुआ। फिर खतरा, बड़ा खतरा। किस बात का, इस पर बात करते हैं। मगर आगे जाने से पहले थोड़ा सा मैं जिक्र कर लूँ कि अदालती एक फ़ैसला आया जिसमें हुकूमत में बैठे लोग जो है उनकी तोपों के रुख अदालतों की तरफ मोड़ दिए गए। अहम मुद्दों पर बैठे हुए लोग अदालतों के फैसले पर तनकीद करते नज़र आते हैं। एहसन इकबाल साहब का ट्वीट आप देख लें तो उससे परेशानी साफ जाहिर होती है। उन्होंने लिखा कि जनाब, फैसला 2-3 का हो या 3-2 का, निज़ाम अदल पर सवाल उठता है। निज़ाम अदल की वजह से ही नवाज शरीफ की हुकूमत गिराएगी। इस मुशत का भट्टा बैठाया गया। डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह भी हमारा अदालती निज़ाम है। अता तारड़ साहब जो है उन्होंने तो शायरी झाड़ दी। उन्होंने ले दे कर के जो भी अदालती फ़ैसले पर तनकीद थी उसको एक शेर में भी समो दिया। शेर क्या है? शेर है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी मनसफी का सवाल है। देख लें, इनको जवाब मैं देता हूं मासूमाना सा कि तारड़ साहब, बदकिस्मती ये है कि राहजन है रहबर यहाँ, हर मुसाफिर लुटेरा है। राहजन है रहबर यहाँ, हर मुसाफिर लुटेरा है। मोहब्बतों के चराग गुल कर दो, कलब इंसानी में अंधेरा है। इसी में आपका जवाब है। लंबा चौड़ा जवाब देने की गुंजाइश नहीं है, तो तनकीद अदालतों पर मत कीजिए। खुलासा ये है कि इस निज़ाम को, इस अदालती निज़ाम को, इस मुल्की निज़ाम को आपके इन रवैयों से ख़तरा है। मुख्तसरन सा जवाब, खुलासा इसका यही है। अब आते हैं जी दूसरी तरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है। आपको मालूम है कि अदालत ने क्या हुक्म दिया था कि इलेक्शन करवाओ। किसको हुक्म दिया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि आप इलेक्शन का इनकाद यकीनी बनाएं और वो बे आइनी जो मुद्दत है 90 दिन के अंदर अंदर। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन बहुत संजीदा हो चुका है और उन्होंने आज जो इजलास उन्होंने तलब किया, जनाब चेयरमैन इसके जो है ECP, उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल किया जाएगा और इलेक्शन के इनकाद को यकीनी बनाया जाएगा। उन्हें मार्च और अप्रैल का डेट और विदिन 54 डेज, नेक्स्ट 54 डेज है, उन्होंने टाइम फ्रेमवर्क दे दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने अदालती अमले के लिए और फंड्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए मुतल्लिका अदारों को खतूत भी रवां कर दिए हैं। अब ये देखिए कि उनको फंड्स देते हैं या नहीं देते। इस सिलसिले में अता तारड़ साहब ही फरमा रहे थे कि ख़जाने में पैसे नहीं हैं, कहाँ से आएंगे। और ये वक्त जो है, ये माहौल वो इंतखाबात के लिए साजगार नहीं है। अब ये देखिए कि हुकूमत अमल करती है या नहीं करती, मगर हुकूमत में एक थरथली सी मच गई है। वो इसलिए कि अवाम में कौन जाएगा। इस 10 माह की कारकर्दगी में जो हमारे अवाम के सामने वो ये है कि मुल्की कर्ज़ों में इजाफ़ा हुआ, महंगाई में इजाफ़ा हुआ, पेट्रोल, गैस, बिजली, हर चीज़ अवाम की पहुंच से दूर कर दी गई। ऐसे में हुकूमत के लोग जो हैं अवाम में इलेक्शन के लिए कैसे जाएंगे, कैसे वोट मांगेंगे, किस कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगेंगे। ये है वो चैलेंजेस जिसकी बुना पर इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिश की जाती है। PTI के कारकुनान को गिरफ्तार किया जाता है, किसी न किसी तरीके से PTI को ज़मीन बोझ करने की इजाज़त की वो उसकी कोशिश की जाती है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि सारे इक़दाम उठाने के बावजूद क्या हुकूमत इलेक्शन जीत पाएगी? यकीनन नहीं। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करना ज़रूरी है। अगर अमल नहीं करेंगे तो फिर अगला भी आइनी रास्ता
वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। आगे चलिए, IMF उसके कड़ी शराइत, उसके नतीजे में जनाब हमारे तजर्बाकार वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब, जिसके बारे में मरियम साहबा ने फरमाया था कि अब डार आ गया है, फिक्र ना करें। गोया डार साहब की कारकर्दगी, उनकी भरपूर किस्म की परफॉर्मेंस के नतीजे में डार साहब ही घुटनों के पल दो जानों IMF के सामने ढेर हो चुके हैं और उनका इस वक्त डॉलर लेने की हर कड़ी से कड़ी शर्त जो है वो मानने के लिए वो इस वक्त फैसला कर चुके हैं। बिजली 3.5 रुपये बढ़ाने का ऐलान कर दिया। पेट्रोल, डॉलर जो है वो देखे कहाँ जा रहा है, डॉलर जो है वो 300 की हद क्रॉस करने जा रहा है। इसके नतीजे में पेट्रोल जो है उसकी प्राइस भी सुना है कि वो 300 से ऊपर जा रही है। फिर अब जब डॉलर की इतनी ऊंची उड़ान है और ये सारा जो ख़जाने का फीका पकवान है, इसके नतीजे में उन भूखी कौम वो उन्वान है, तो जाएंगे कहाँ ये अवाम, कहाँ जाएंगे? इलेक्शन कहाँ होंगे? इलेक्शन करवाने की इसलिए फ़रार का रास्ता जो है वो शायद इस वक्त बंद हो चुका है, इसलिए कि आप आर्मी चीफ की मुलाकात बड़ी अहम है। इसके दुर्रस नतायज सामने आएंगे और इलेक्शन होते हुए नज़र आएंगे। इलेक्शन से फ़रार जो है वो तकरीबन इस वक्त नामुमकिन हो चुका है। IMF ने जो शरह सूद बढ़ाने का वो कहा है, वो इस वक्त स्टेट बैंक जो है वो आज मॉनेटरी पॉलिसी में 20% कर दिया। आपको पता है कि शरह सूद बढ़ाने के क्या असरात होते हैं? मुल्क की इंडस्ट्री बंद होकर रह जाएगी। क्यों बंद होकर रह जाएगी? इसलिए कि जब कोई बैंक से लोन लेने के लिए जो सॉफ्ट कंडीशंस पे जाते थे, पहले 13 था, फिर 14, फिर 17% पर ले गए, तो उसी से ये जो कारोबारी हज़रात है उन्होंने बैंकों से लोन लेना ख़त्म कर दिया था, जिसके नतीजे में इंडस्ट्री बैठना शुरू हो गया। 20% पर जब जाएगी तो इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो बिल्कुल ज़बरदस्त हो चुकी है। तो 20% पर हमारे कारोबार क्या चलेगा? कहते हैं इन्फ्लेशन को रोकने के लिए ये किया गया है। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए तो आपने किया, मगर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, आपको टैक्स की वसूलियाँ, रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा करेंगे आप? जब इंडस्ट्री बंद है तो रेवेन्यू कौन देगा? आप IMF की जो उनको एक साथ देनी है, उस पर जो आपने इंटरेस्ट पे करना है, उसकी कलेक्शन कहाँ से होगी? रेवेन्यू तो आपके पास इकट्ठा नहीं होगा, लोगों की जेबों से निकालेंगे। अब यहाँ तक लोगों में अफरा तफरी मच चुकी है कि लोगों अफवाहें जिस पे हुकूमत कान नहीं धर रही, अफवाहें हैं, लोग बैंकों में पैसा नहीं रखते, इसलिए कि जब शरह सूद बुलंद होती है तो अकाउंट जो लोग प्रॉफिट के लिए अकाउंट्स में पैसा रखते हैं, उस पर शरह सूद या मुनाफा की शरह आप कह सकते हैं वो कम तरीन सतह पर चली जाती है। 20% पर ये चली गई तो अब 2-3% जो है प्रॉफिट पे वो बैंकों में कौन पैसे रखेगा? वैसे ये गैर यकीनी की सूरत हाल है, तो लोग वैसे यकीन नहीं करते। बैंकों में पैसे जो है बैंकिंग इंडस्ट्री तकरीबन तबाह हो चुकी है, क्योंकि LCs नहीं खोल रही, कारोबार नहीं चल रहा। ये बैंक तो इसी से चल रहे होते हैं ना। तो बैंकों के पास ज़र मुबादला कितना है ये भी आपके सामने है। वो जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर है उससे शो होता है, जो कुछ थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है बैंकों के पास ही पड़ा हुआ है। अब आते हैं जी ख़तरा जो है। ख़तरा ये है कि ये हुकूमत जो है उसको बहुत बड़ा ख़तरा है। उसको किससे ख़तरा है? सबसे पहला हुकूमत में बैठे हुए लोगों से ही इस हुकूमत को ख़तरा है। ख़तरा जो है हमें अफ़गानिस्तान से ख़तरा है, हमें भारत से ख़तरा है, हमें दहशत गर्दी से ख़तरा है, हमें TTP से ख़तरा है, हमें भूख और अफलास से ख़तरा है, हमें लोगों के मरने से ख़तरा है, हमें इमरान खान से ख़तरा है, हमें 22 करोड़ अवाम से ख़तरा है, हमें इस बेरोज़गारी से ख़तरा है, हमें यहाँ इस मुल्क में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों से ख़तरा है। यहाँ लोग एक दूसरे को जिस तरह से अब छीना झपटी होगी ये खाने पीने की शाह पर, उससे बिगड़ते हुए हालात से ख़तरा है। कितने ख़तरात हैं? आर्मी चीफ जो है आज वो मुलाकात कर चुके हैं। इस हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट से भी ख़तरा है, इस हुकूमत को अदलिया से भी ख़तरा है। ख़तरात में गिरी हुई हुकूमत जो है
वो परफॉर्मेंस क्या देगी। हम सबसे बड़े ख़तरे में इस वक्त गिर चुके हैं, वो हमारा मईशत का ख़तरा है, इक़्तिसादी हालात का ख़तरा है। तो ऐसे में हुकूमती इक़दामात जो है वो कितने सारे इक़दामात उठाएंगे जो इतने भरपूर ख़तरात जो है उनसे निपटेगी। ये सारे ख़तरात ने मिलकर हुकूमत की इस वक्त फ़रार के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। सबसे बड़ा ख़तरा इसलिए इस वक्त हुकूमत को इलेक्शन से है, उससे कैसे जान छुड़ाएंगे। इतने सारे ख़तरात जब उसमें घिर चुके होते हैं तो फिर वाहिद एक ही रास्ता होता है, वो होता है आसानी का रास्ता तलाश करने के लिए। आसानी का रास्ता वही है कि इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन करवाना ही इस मुल्क की सलामती को, इस मुल्क के अदारों को, इस मुल्क की अवाम को बचा सकता है। अगर आप अपनी ज़िद पर कायम रहते हैं तो खुदा न ख्वास्ता सारा निज़ाम दबरदूस हो जाएगा, ना जमहूरियत रहेगी और ना फिर इक़्तिदार के ये ईमान आबाद हो सकेंगे। इसी साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।